नमस्ते। मैं हूं शिखा राजता और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी लेकर आए हैं। इन केस स्टडीज से आपको कानून के कई अहम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहला केस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा। यह केस 2 अपीलों का एक साथ फैसला है जो एक ही वाहन दुर्घटना से जुड़े थे। केस डिटेल्स। केस का नाम सुनीता देवी एवं अन्य बनाम खेमदास एवं अन्य। केस नंबर FAO MVA नंबर 160 वर्ष 2016। फैसले की तारीख 2 सितंबर 2025। केस की कहानी। यह मामला 29 मई 2010 का है, जब रात के समय अनिल कुमार और रजनीश कुमार अपने स्कूटर को मार्ग के किनारे पार्क करके एक दोस्त से बात कर रहे थे। तभी बिलासपुर की तरफ से एक ट्रक बहुत तेज गति से आया और उसने अनिल, रजनीश और उनके स्कूटर को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयानक हादसे में दोनों की जान चली गई। ट्रक के चालक तिलक राज ने पुलिस में एक FIR दर्ज करवाई और कहानी को कुछ इस तरह से पेश किया कि स्कूटर पर 3 लोग सवार थे, उसकी हेडलाइट बंद थी और स्कूटर ने खुद पीछे से आकर उसके ट्रक को टक्कर मारी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT ने चालक की बात पर यकीन करते हुए मृतकों के परिवारों की मुआवजे की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद दुखी परिवारों ने हाई कोर्ट का रुख किया। कानूनी पहलू। हाई कोर्ट ने इस केस में कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पहला, सबूत का सिद्धांत, प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट के मामलों में केस को संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर फैसला किया जाता है। मतलब, जिसकी कहानी ज्यादा विश्वसनीय और संभावित लगती है उसे माना जाता है। 2. चालक के विरोधाभासी बयान। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रक चालक का FIR में दिया गया बयान और कोर्ट में दिया गया बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय था। उसका यह कहना कि टक्कर पीछे से लगने के बाद उसने नीचे उतरकर देखा कि स्कूटर पर 3 लोग सवार थे, बिल्कुल असंभव था। इस वजह से कोर्ट ने चालक की कहानी को झूठा माना। 3. एक तरफा पुलिस रिपोर्ट। पुलिस ने जो अनट्रेस्ड रिपोर्ट फाइल की थी उसमें न तो मृतकों के परिवार वालों को कोई नोटिस दिया गया और न ही चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी एक तरफा रिपोर्ट को क्लेम केस में सबूत नहीं माना जा सकता। चौथा, चश्मदीद गवाह का व्यवहार। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक भयानक हादसे को देखने के बाद हर व्यक्ति का व्यवहार अलग हो सकता है। यदि कोई चश्मदीद गवाह शौक में घटनास्थल से चला जाता है तो सिर्फ इस आधार पर उसकी गवाही को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। 5. मुआवजे की गणना। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रणय सेठी केस के दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजे की गणना की और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजा तय किया। दोस्तों, यह कानूनी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें बताएं। कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने MACT के फैसले को पलट दिया और यह माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से हुई थी। कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह एक परिवार को 5,78,400 रुपये और दूसरे परिवार को 8,20,000 रुपये का मुआवजा ब्याज के साथ दे। दूसरा केस, बिना लाइसेंस एलोपैथिक दवाएं बेचना। यह मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन से संबंधित है। केस डिटेल्स। केस का नाम संजय के, मानव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन नंबर 218 वर्ष 2012। फैसले की तारीख 2 सितंबर 2025। केस की कहानी। 15 जून 2001 को ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मैक्लोडगंज में स्थित मानव हेल्थ क्लिनिक पर छापा मारा। क्लिनिक का मालिक संजय के मानव मौके पर मौजूद था। जांच में पाया गया कि क्लिनिक में बेचने के लिए बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं रखी हुई थीं। जब इंस्पेक्टर ने आरोपी से ड्रग लाइसेंस या किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मांगा तो वह कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। उसके पास कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सर्टिफिकेट थे जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी।
ड्रग्स इंस्पेक्टर ने सभी दवाओं को जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट दोनों ने आरोपी को दोषी पाया, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। कानूनी पहलू: इस केस में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या सिर्फ दवाओं को क्लिनिक में रखना ही उन्हें बेचने के लिए स्टॉक करना माना जाएगा? 1. बिक्री के लिए स्टॉक का अनुमान: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1982 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन के बाद बिक्री के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल, को भी अपराध बना दिया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने क्लिनिक की अलमारियों में भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं रखता है, तो यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि ये दवाएं निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए ही रखी गई हैं। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने आरोपी को वास्तव में किसी को दवा बेचते हुए देखा है। 2. रिवीजन का सीमित दायरा: हाई कोर्ट ने फिर से दोहराया कि रिवीजनल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक अपीलीय कोर्ट जैसा नहीं होता। रिवीजन में हाई कोर्ट केवल यह देखता है कि निचली अदालतों ने कानून या प्रक्रिया में कोई बड़ी गलती तो नहीं की है। वह सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करके अपना अलग निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, जब तक कि निचली अदालतों का फैसला पूरी तरह से बेतुका या बिना सबूत के न हो। 3. शत्रुतापूर्ण गवाह, हॉस्टाइल विटनेस: इस केस में कुछ स्वतंत्र गवाह अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भले ही गवाह मुकर जाएं, अगर वे जब्ती मेमो जैसे दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हैं तो अभियोजन पक्ष का केस कमजोर नहीं होता। 4. सजा का उद्देश्य: कोर्ट ने माना कि जो अपराध सीधे जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उनमें नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। बिना लाइसेंस के दवाएं बेचना एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में एक निवारक सजा, डिटरेंट सेंटेंस, देना आवश्यक है ताकि समाज में एक सही संदेश जाए। यह जानकारी अपने दोस्तों और विशेष रूप से कानून के छात्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इन कानूनी बारीकियों को समझ सकें। कोर्ट का फैसला: हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी संजय के मानव की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उसकी 1 महीने की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा को बरकरार रखा। 3. केस वापस लिया, फिर जज पर ही लगाया आरोप। यह एक बहुत ही अनोखा मामला है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने खुद केस वापस लेने के बाद हाई कोर्ट में जज पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। केस डिटेल्स: केस का नाम श्रीमती पुष्पा देवी एवं अन्य बनाम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं अन्य। केस नंबर C.MP.MO नंबर 146 वर्ष 2022। फैसले की तारीख 2 सितंबर 2025। केस की कहानी: याचिकाकर्ताओं ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत मुआवजे के लिए एक केस दायर किया था। 9 जून 2016 को यह केस उनकी अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गया। उन्होंने केस को फिर से शुरू करवाने के लिए एक आवेदन दिया, लेकिन फिर 13 जुलाई 2018 को उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने एक बयान देकर उस बहाली के आवेदन को भी वापस ले लिया और कोर्ट ने उसे वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायर की और निचली अदालत के दोनों आदेशों को चुनौती दी। उन्होंने यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ने उन्हें केस वापस लेने के लिए मजबूर किया था। कानूनी पहलू: पहला, केस वापस लेने का सिद्धांत। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई पक्ष अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से रिकॉर्ड पर बयान देकर अपना केस वापस लेने की इच्छा व्यक्त करता है और कोर्ट उसी आधार पर केस को खारिज करता है, तो यह एक बिल्कुल सही प्रक्रिया है। केस को आगे चलाना या वापस लेना यह पूरी तरह से पार्टी का विशेषाधिकार है। 2. अनुच्छेद 207 का दुरुपयोग: हाईकोर्ट ने कहा कि जो आदेश आपकी खुद की प्रार्थना पर पारित हुआ हो, उसे आप अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। ऐसे आदेश में कोई कानूनी गलती या विकृति नहीं होती है। 3. न्यायिक अधिकारी पर आरोप: कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों को अत्यंत गंभीरता से लिया और कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी पर सीधे यह आरोप लगाना कि उन्होंने किसी को केस वापस लेने के लिए मजबूर किया, अस्वीकार्य है। कोर्ट को किसी के केस वापस लेने या न लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। कोर्ट का फैसला: हाई कोर्ट ने याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का इच्छुक था, लेकिन यह देखते हुए कि उन्हें शायद गलत सलाह दी गई है, वह ऐसा करने से परहेज कर रहा है। यह फैसला दर्शाता है कि आप कोर्ट की प्रक्रिया का मजाक नहीं बना सकते। चौथा केस, मकान मालिक अपनी जरूरत का सबसे अच्छा जज है। यह मामला किराएदारी और दुकान खाली करवाने की एक आम लेकिन महत्वपूर्ण समस्या से जुआ है। केस डिटेल्स। केस का नाम तुलसीराम बनाम मुश्ताक कुरैशी। केस नंबर सिविल रिवीजन नंबर 109 वर्ष 2016। फैसले की तारीख 2 सितंबर 2025। केस की कहानी। मकान मालिक तुलसीराम की एक छोटी सी गिफ्ट और कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। उसी के साथ लगी हुई एक और दुकान उन्होंने मुश्ताक कुरैशी को किराए पर दी हुई थी। मकान मालिक अपने छोटे बेटे को बिजनेस में सेटल करना चाहता था और इसके लिए वह अपनी दुकान का विस्तार करना चाहता था। इसलिए उसे किराएदार वाली दुकान की वास्तविक आवश्यकता, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट थी। उसने किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कहा, लेकिन जब किराएदार ने दुकान खाली नहीं की तो मकान मालिक ने रेंट कंट्रोलर के पास केस दायर कर दिया। किराएदार ने बचाव में कहा कि मकान मालिक के पास और भी जगह है और उसकी पेंशन भी आती है, इसलिए उसे दुकान की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। रेंट कंट्रोलर और अपीलीय प्राधिकरण दोनों ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद किराएदार ने हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। कानूनी पहलू। पहली वास्तविक आवश्यकता, बोना फाइड रिक्वायरमेंट। इस केस का सबसे बड़ा कानूनी बिंदु यही था। हाई कोर्ट ने स्थापित कानून को दोहराते हुए कहा कि मकान मालिक अपनी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा जज होता है। उसे अपना व्यवसाय कैसे और कहां बढ़ाना है, यह तय करने की पूरी स्वतंत्रता है। किराएदार या कोर्ट मकान मालिक को यह नहीं बता सकते कि उसे अपनी जरूरतें कैसे पूरी करनी चाहिए। 2. रिवीजन का सीमित दायरा। कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि रेंट एक्ट के तहत हाई कोर्ट की रिविजनल शक्ति सीमित है। वह निचली अदालतों द्वारा पाए गए तथ्यों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वे पूरी तरह से गलत या विकृत न हों। 3. बिना प्लीडिंग के सबूत। किराएदार ने रिवीजन में पहली बार यह दलील दी कि मकान मालिक ने 5 साल के भीतर कोई अन्य दुकान खाली नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह बात किराएदार ने अपनी शुरुआती जवाबदेही रिप्लाई में नहीं कही थी, इसलिए अब इस पर विचार नहीं किया जा सकता। कानून का सिद्धांत है कि बिना प्लीडिंग के सबूत का कोई महत्व नहीं होता। चौथा, अन्य आय का महत्वहीन होना। मकान मालिक की पेंशन या अन्य आय का होना उसकी दुकान की वास्तविक आवश्यकता को खत्म नहीं करता। एक पिता का अपने बेटे के भविष्य के लिए व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा एक वास्तविक और नेक जरूरत है। कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने किराएदार की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने किराएदार को 31 अक्टूबर 2025 तक दुकान का खाली कब्जा मकान मालिक को सौंपने का निर्देश दिया। 5वां केस, वसीयत को चुनौती और देखभाल करने वाली बेटी का अधिकार। यह मामला एक वसीयत, विल की वैधता को लेकर परिवार के बीच हुए विवाद पर आधारित है। केस डिटेल्स। केस का नाम विद्या एवं अन्य बनाम विनीता एवं अन्य। केस नंबर RSA नंबर 408 वर्ष 2019। फैसले की तारीख 2 सितंबर 2025। केस की कहानी। अनोखी राम नाम के एक व्यक्ति ने 6 जनवरी 1983 को अपनी वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी अचल संपत्ति अपनी एक बेटी प्रेमा देवी और दामाद गोपाल के नाम कर दी। अनोखी राम की पत्नी और 3 अन्य बेटियां भी थीं, जिन्हें इस वसीयत में कुछ नहीं मिला। अनोखी राम की मृत्यु के बाद प्रेमा देवी और गोपाल के नाम संपत्ति का म्यूटेशन हो गया। कई साल बाद जब प्रेमा देवी की भी मृत्यु हो गई तो अनोखी राम की दूसरी बेटियों और पत्नी ने इस वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति पैतृक थी, वसीयत फर्जी है और यह संदेहास्पद परिस्थितियों में बनाई गई क्योंकि इसने प्राकृतिक उत्तराधिकारियों नेचुरल हेयर्स को संपत्ति से वंचित कर दिया। कानूनी पहलू। पहली वसीयत का प्रमाण। कोर्ट ने माना कि वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह अटेस्टिंग विटनेस की गवाही आवश्यक है, जो यह पुष्टि करे कि वसीयतकर्ता ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। इस मामले में गवाह की विश्वसनीय गवाही से वसीयत का निष्पादन एग्जीक्यूशन साबित हो गया। दूसरी, संदेहास्पद परिस्थितियां सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। यह केस का मुख्य बिंदु था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अपनी पत्नी और अन्य बेटियों को कुछ भी न देना एक बहुत ही संदेहास्पद परिस्थिति है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को संपत्ति से वंचित करना ही अपने आप में वसीयत को संदेहास्पद नहीं बनाता, अगर उसका कोई ठोस कारण हो। 3. संदेह का निराकरण। बचाव पक्ष ने सबूतों से यह साबित कर दिया कि जब अनोखी राम बीमार थे और उन्हें सहारे की जरूरत थी, तब उनकी बेटी प्रेमा और दामाद गोपाल ही उनके साथ रहकर उनकी पत्नी और छोटी बेटियों की देखभाल करते थे। अन्य बेटियां अपने परिवारों में व्यस्त थीं। कोर्ट ने माना कि वसीयतकर्ता का अपनी देखभाल करने वाली संतान के पक्ष में वसीयत करना एक स्वाभाविक विकल्प है। इस तर्क ने वसीयत के आसपास के सभी संदेह को दूर कर दिया। चौथी, अपीलीय कोर्ट की शक्ति। ऑर्डर 41, रूल 33। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली अपीलीय कोर्ट को यह अधिकार है कि वह निचली अदालत के किसी भी मुद्दे पर दिए गए फैसले की जांच कर सकती है, भले ही उस मुद्दे के खिलाफ किसी भी पक्ष ने अपील या क्रॉस ऑब्जेक्शन दायर न किया हो। कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों कॉन्करेंट फाइंडिंग्स से सहमति जताते हुए अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि वसीयत वैध और वास्तविक थी और वसीयतकर्ता की अपनी देखभाल करने वाली बेटी को अपनी संपत्ति देने की इच्छा सर्वोच्च है। तो दोस्तों, यह थे आज के 5 महत्वपूर्ण मामले। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कानून की ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए कानूनी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।